Jai Hind everyone, welcome to my YouTube channel. I hope all of you are doing really great in your life. तो आज की जो वीडियो होने वाली है दैट इज रिलेटेड टू अग्निवीर फुल मेडिकल प्रोसेस एक्सप्लेनेशन। अग्निवीर में जितने भी मेडिकल प्रोसेस होते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट के होते हैं, फ्रॉम हेड टू टो, मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। कोई भी चीज़ बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, नहीं तो आपके मन में वो डाउट रह जाएगा। ठीक है, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आपको क्लियर करना है मेडिकल। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में अनफिट होते हैं या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी कि आपको टीआर अपना टेम्परेरी रिजेक्शन कैसे क्लियर करना है, सो दैट आप परमानेंटली रिजेक्टेड ना हो। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज कि आपको कोई भी अपडेट चाहिए रिलेटेड टू आर्मी की रैली या एयरफोर्स में जब भी अग्निवीर का रिक्रूटमेंट आता है और नेवी का जब भी आता है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज आएंगी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड, वहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स इसकी मिल जाएंगी। ठीक है, मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, नहीं तो अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। और कोई भी डाउट आता है मेडिकल प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछिए। और आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज होती है वाइटल टेस्ट। वाइटल टेस्ट सबसे पहले दिन होगा आपका। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं और आपको बता देती हूँ कि अग्निवीर का जो मेडिकल होता है वो आप पहले अपना रिटन एग्जाम क्लियर करेंगे, अपना फिजिकल टेस्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आपका मेडिकल प्रोसेस होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है जो डे वन में होता है दैट इज नोन एज वाइटल टेस्ट। वाइटल टेस्ट क्या होता है? इसमें आपकी पल्स रेट चेक की जाएगी। पल्स रेट जो नॉर्मल होती है दैट इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, ये क्या चेक करता है? ये आपकी रिदम चेक करेगा, स्ट्रेंथ चेक करेगा, कंसिस्टेंसी चेक करेगा कि आपकी जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल है या नहीं है। अगर आपकी हार्ट रेट 60 से 100 के बीच में आती है तो नॉर्मल हार्ट रेट है। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर। आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80। ठीक है, ऊपर वाला 120 होता है, नीचे वाला 80 होता है। अगर आपका बीपी लो है तब भी वो एक रिजेक्शन का कॉज है, अगर बीपी हाई है तब भी वो एक रिजेक्शन का कॉज है। तो मेक श्योर कीजिए कि आपका बीपी जो है वो नॉर्मल आए। ठीक है, फिर बात करते हैं रेस्पिरेटरी रेट। आपकी ब्रीदिंग कितनी होती है? 1 मिनट में अगर आप 12 से 20 बार ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, तो आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो नॉर्मल है। अगर इससे कम है तो एबनॉर्मल है, इससे ज़्यादा है तब भी एबनॉर्मल है। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिए कि आपकी रेस्पिरेटरी रेट बिल्कुल सही है। बिकॉज हम नर्वस होते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी जो सांसें होती हैं बहुत तेज़ होने लगती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। नेक्स्ट इज आपका बॉडी टेम्परेचर। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिसे हम फ़ारेनहाइट में बोलते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होता है तो इसका मतलब होता है कि आपको फीवर है या कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, तो उसके केस में भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बाहर का खाना, फूड वगैरह बिल्कुल अवॉइड करना है, सो दैट आपको फीवर वगैरह ना हो। नेक्स्ट है आपका हाइट एंड वेट। आपका जो हाइट एंड वेट है आपकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आप जिस भी एज में अग्निवीर में जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक बॉडी मास इंडेक्स प्रोवाइड करवा दूंगी, या आप गूगल पे भी सर्च करेंगे कि जिस भी रैली के लिए आप जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आर्मी के लिए ही जा रहे हैं, तो आप आर्मी का बॉडी मास इंडेक्स चेक कर सकते हैं फॉर इंडियन अग्निवीर। तो वहाँ पे आपको अपने एज के अकॉर्डिंग वेट मिल जाएगा, तो वो आप चेक कर सकते हैं कि आपका वेट उस बीएमआई इंडेक्स के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर बाहर आ रहा है तो आप ओवर वेट हैं, कम आ रहा है तो आप अंडर वेट हैं, तो उसके केस में भी रिजेक्शन है। ठीक है, तो आपका वेट और हाइट बिल्कुल बॉडी मास इंडेक्स के चार्ट की तरह होना चाहिए। सेम वे आप एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं तो आप एयरफोर्स का बॉडी मास इंडेक्स चार्ट चेक कर सकते हैं, और नेवी के लिए जा रहे हैं तो नेवी का बॉडी मास इंडेक्स चार्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका चेस्ट एक्सपेंशन। जो मिनिमम एक्सपेंशन रिक्वायर्ड है वो 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। ठीक है, ये आपकी लंग कैपेसिटी को चेक करता है। अगर इससे कम है तो नहीं चलेगा। ठीक है, बिकॉज ये मिनिमम है 5 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा होगा तो चल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड टेस्ट की। ये भी आपका फर्स्ट डे हो जाता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं ब्लड टेस्ट में? सबसे पहली चीज़ तो है कंप्लीट हेमोग्राम। हेमोग्राम में आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपका एचबी आ जाता है, टीएलसी काउंट आ जाता है, डीएलसी काउंट आ जाता है, प्लेटलेट, आपको अनीमिया है कि नहीं, आपको ब्लड में कोई इन्फेक्शन है या नहीं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी चेक हो जाती हैं। आपको पता होगा कि आपके बॉडी में अगर कोई ऐसी हिडन डिसीज होती है वो किससे पता लगती है? ब्लड टेस्ट से ही पता लगती है। तो आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपका एलएफटी टेस्ट होता है जो स्पेसिफिकली लिवर के लिए होता है, कि आपको फैटी लिवर वगैरह नहीं है, आपकी लिवर फूली हुई तो नहीं है, सिकुड़ तो नहीं गई है, जिसे हम एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलीरुबिन बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। फिर एक होता है आपका रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें आपकी यूरिक एसिड वगैरह चेक की जाती है। किडनी स्पेसिफिक टेस्ट होता है ये, उससे पता चलता है कि आपकी किडनी नॉर्मल वर्क कर रही है ना नहीं कर रही है। कोई भी अगर आपकी इन्फेक्शियस डिसीज है जैसे एचआईवी, हेपेटाइटिस वगैरह है, तो वो भी आपके ब्लड के लिए। टिप क्या होगी? आपको खाली पेट जाना है, कुछ भी चीज़ें नहीं खानी है, पानी बस पी सकते हैं आप, वो भी नॉर्मल पानी। ठीक है, ज़्यादा गर्म पानी पीने से भी आपका ब्लड रिपोर्ट जो होता है वो एबनॉर्मल आ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल नॉर्मल पानी पी के जाना है।
मेडिकेशन वगैरह अवॉइड करनी है, अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ठीक है, 1 हफ्ते पहले से ही, जब से आपका मेडिकल है, तो कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है, स्मोकिंग अल्कोहल नहीं लेना है, कोई भी ऐसी पेन किलर्स नहीं लेना है जिससे आपका जो ब्लड टेस्ट है वो एबनॉर्मल आ जाए, बिकॉज हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो वो हमारे खून में जो है वो मिक्स हो जाती है, तो उसकी वजह से आपका ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो एबनॉर्मल आ सकता है। ठीक है, हाइड्रेट वेल, आपको अच्छे से पानी पीना है, अगर आप पानी अच्छे से पियेंगे तभी आपका यूरिक एसिड वगैरह का जो लेवल है वो नॉर्मल आएगा, अगर आप पानी ही कम पियेंगे तो आपका ब्लड टेस्ट जो है वो एबनॉर्मल आ जाएगा, क्योंकि आपको ब्लड टेस्ट के साथ साथ अपनी यूरिन टेस्ट भी देनी होती है। तो अच्छे से आपको पानी पीना है, बैलेंस डाइट लेनी है, बाहर का कोई भी खाना नहीं खाना है, अल्कोहल स्मोकिंग नहीं करनी है, जंक फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, बिकॉज आपको पता होगा कि जंक फूड जो है, चाउमीन बर्गर वगैरह, वो डाइजेस्ट होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, तो वो सब नहीं करना है, अच्छे से सोना है, बिकॉज आप सोएंगे नहीं तो आपका ब्लड टेस्ट जो है वो एबनॉर्मल आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यूरिन टेस्ट की। तो यूरिन में आपकी सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी, ठीक है, जिसे हम रूटीन एग्जामिनेशन बोलते हैं, कलर, क्लैरिटी, पीएच वीएच सब चेक हो जाता है, यूरिन में आपकी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं जो ब्लड टेस्ट में नहीं पता चल पाती हैं। तो इसमें आपकी रेड ब्लड सेल्स, बैक्टीरिया, जो भी चीज़ें होती हैं वो पता चल जाता है। बेसिकली आपका प्रोटीन एंड शुगर लेवल चेक होता है, ठीक है, जो किडनी से रिलेटेड होता है और डायबिटीज से रिलेटेड होता है। तो आपका जो यूरिन टेस्ट है बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, किडनी की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत लोगों के किडनी में स्टोन होता है, शुगर होता है उन्हें, ठीक है, जिसे डायबिटीज बोलते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये यूरिन में पकड़ में आ जाता है। ठीक है, अदर पैरामीटर्स भी डॉक्टर चेक कर सकते हैं लिवर वगैरह के लिए, तो वो डिपेंड करता है कम्प्लीटली डॉक्टर पे। कॉमन रिजेक्शन क्या होता है यूरिन टेस्ट में? प्रेजेंस ऑफ शुगर, अगर आपको डायबिटीज है, शुगर मिल जाती है यूरिन में, तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। एक्सेस अगर प्रोटीन मिल जाता है तब भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। एक्सेस प्रोटीन का मतलब होता है कि किडनी की आपको कोई डिसीज है, बहुत लोग प्रोटीन पाउडर लेते हैं, जिम जाना स्टार्ट नहीं किया कि प्रोटीन पाउडर बिल्कुल लेना शुरू कर दिया सुबह शाम, तो ज़्यादा प्रोटीन पाउडर भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वो आपकी किडनी पे अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है तो कोई इन्फेक्शन है, आपको सीरियस इलनेस है, तो आप पक्का ही रिजेक्ट हो जाएंगे। पीएच आपकी यूरिन की बिल्कुल सही आनी चाहिए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे से पानी वानी पिएं। ठीक है, बैक्टीरिया या पस सेल्स वगैरह डिटेक्ट होती हैं तो वो भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। अब कैंडिडेट के लिए टिप क्या है अच्छा सा वो करने के लिए? ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन टिप होगी वो कैंडिडेट के लिए वो ये होगी कि आपको सफिशिएंट पानी पीना है, अगर आप पानी कम पिएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी जो यूरिन में है वो कमी हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो पानी अच्छे से पीना है, अल्कोहल और स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल अवॉइड करना है। ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं आपके बॉडी पे। अननेसेसरी कोई भी मेडिकेशन नहीं लेना है, अगर आप ले भी रहे हैं, बीपी वीपी की प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आप मेडिकेशन लेते हैं पेन किलर वगैरह, तो वो नहीं लेना है। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है, अच्छे से सोना है और स्ट्रेस फ्री रहना है, बिकॉज अगर आपकी नींद ही कंप्लीट नहीं होगी तो आपको एंजाइटी होने लगेगी और वो बहुत सारी चीज़ों पे अफेक्ट करता है, ब्लड टेस्ट वगैरह फिर आपका एबनॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, रेंज इधर उधर हुई तो फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम ईएनटी एग्जामिनेशन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ईएनटी में आपके 3 कंपोनेंट्स चेक होते हैं, ईयर, नोज एंड थ्रोट। ठीक है, एक एक करके हम सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ईयर के बारे में। तो जो आपका ईयर एग्जामिनेशन होता है वो कैसे कंडक्ट होता है? पहले आपका हियरिंग टेस्ट होगा, ठीक है, जिसे हम विस्पर टेस्ट, ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट बोलते हैं, मैं आगे बताऊंगी ये टेस्ट कैसे कंडक्ट होते हैं। फिर एक होता है आपका ईयर कैनाल चेक, जिसमें आपके वैक्स इन्फेक्शन और परफोरेटेड ईयर ड्रम्स चेक होते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका बैलेंस चेक, जिसमें आपके इनर ईयर्स चेक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो हियरिंग टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो किसी डिस्टेंस से कुछ वर्ड बोलते हैं, और जो एक मेडिकल असिस्टेंट होंगे वो दूसरे कान पे आपकी जो होती है एक पेपर रब करते रहेंगे, सो दैट आपके दोनों कान जो होते हैं वो इंडिविजुअली चेक हो जाएं। ठीक है, जब एक कान चेक करते हैं तो वो दूसरे पे कार्डबोर्ड टाइप का छोटा सा पेपर लगा देते हैं और उसे रब करते रहते हैं, और डॉक्टर पीछे से किसी डिस्टेंस पे कोई नंबर बोलते हैं, कोई अल्फ़ाबेट बोलते हैं, तो वो आपको अच्छे से सुनना है और उसको सेम रिपीट करना है डॉक्टर के बाद। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं विस्पर टेस्ट। और जो डॉक्टर हैं वो अपनी फ्रीक्वेंसी तेज़ भी कर सकते हैं और धीरे भी कर सकते हैं, तो आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको सुन के बोल रहे हैं। फिर होता है एक ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट, जिसे हम ड्रीनीज एंड वीवर टेस्ट भी बोलते हैं। ये भी चेक करता है कि बोन और एयर कंडक्शन ऑफ साउंड कैसा है। ईयर कैनाल में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं? वैक्स, बहुत ज़्यादा वैक्स किसी के कान में बनता है तो वो भी रिजेक्शन का कॉज है। इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ईयर ड्रम बिल्कुल ठीक होने चाहिए, बहुत लोगों के ईयर ड्रम में प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बैलेंस चेक होता है, जिसमें आपकी इनर ईयर को चेक किया जाता है। उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें वो चेक करते हैं कि अच्छे से सारी चीज़ें बैलेंस है या नहीं। बिकॉज आपने देखा होगा कि जब भी आपके कान में वैक्स बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो आपको डिजीनेस होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके जाना है, ठीक है, ताकि डॉक्टर भी इरिटेट ना हो।
फिर नोज की बात करूँ मैं, सबसे पहली चीज़ तो होती है सेप्टम चेक। सेप्टम चेक मतलब डीएनएस। बहुत लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, आगे से आपने देखा होगा कि नाक बिल्कुल दो पार्ट में जॉइंट होती है, या हड्डी उनकी ऊपर उभरी हुई होती है, तो उसे हम बोलते हैं डेविएटेड नसल सेप्टम। ठीक है। तो जो आपकी नाक की जो हड्डी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आपको डीएनएस है, अगर वो थोड़ी भी टेढ़ी है, तो उसे हम बोलते हैं डेविएटेड नसल सेप्टम। डेविएटेड का मतलब होता है हल्का सा टेढ़ा होना। ठीक है, तो वो एक रिजेक्शन का कॉज हो जाता है। फिर ब्रीथिंग जो पैसेज है वो अच्छे से होना चाहिए, कोई ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए, आपको साइनस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर साइनस है तो रिजेक्शन का कॉज है। स्मॉल टेस्ट होगा, एबिलिटी टू डिटेक्ट ऑर्डर, ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार ये नहीं भी होता है, कई बार ये होता है, बट बेसिकली आपको डीएनएस और साइनस नहीं होना चाहिए। थ्रोट की मैं बात करूँ तो थ्रोट में आपकी टॉन्सिल नहीं होनी चाहिए, फेरिनेक्स नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों के इनलार्ज टॉन्सिल्स होते हैं, क्रॉनिक थ्रोट इन्फेक्शन होते हैं, जैसे आवाज़ वगैरह नहीं निकलती है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वॉइस की क्वालिटी जो होती है वो होर्सनेस नहीं होनी चाहिए, स्पीच का कोई इशू नहीं होना चाहिए, जैसे जो ततला के बोलते हैं या जिनकी स्पीच कटती है वो चीज़। ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए ब्रीथिंग में। तो बेसिकली जो ये जो चीज़ें थी ना, ये आपकी ईएनटी से रिलेटेड थी। तो ईएनटी में जो कॉमन एंड टेम्पररी रिजेक्शन होता है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, तो ईयर वैक्स सबसे पहली चीज़ तो होती है, ईयर वैक्स। ठीक है। तो वैक्स बहुत ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, अपने कानों की सफाई करवा के जाइए। डीएनएस, डीएनएस का सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है, सर्जरी। ठीक है। क्रॉनिक साइनस नहीं होना चाहिए। ईयर ड्रम जो है वो बिल्कुल सही होने चाहिए। सीवियर टॉन्सिल नहीं होना चाहिए, और थ्रोट में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं हो। ठीक है। नेक्स्ट मैं बताऊँ आपको आई टेस्ट के बारे में। तो आई टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है मेडिकल में। अब एक एक करके मैं आपको सारे स्टैंडर्ड्स बताऊंगी। ठीक है। जो बेटर आई होती है विदाउट ग्लासेस, अगर आप कोई भी ग्लास नहीं पहनते तो वो 6/6 होनी चाहिए। ठीक है। और जो वर्स आई है, जो मैक्सिमम लिमिट परमिसिबल है, दैट इज 6/9। ठीक है। किसी किसी केस में 6/12 तक भी अलाउ कर देते हैं, बट ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। फिर एक होता है कलर विजन टेस्ट, जो कलर टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें अगर आपको कलर नहीं दिख रहे हैं अच्छे से, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा एक रिजेक्शन का कॉज होता है आई टेस्ट में। और नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये भी एक रिजेक्शन का कॉज है, बहुत लोगों को रात में दिखना बंद हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने एक पिक लगाई है कि आपका कलर परसेप्शन टेस्ट ऐसे होता है, यहाँ पे 26 नंबर है, जिसको नहीं दिख रहा है उसको कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है। तो मैं एडिशनल आई एग्जामिनेशन की बात करूँ, तो सबसे पहला जो एग्जामिनेशन होता है वो होता है फुंडुस टेस्ट। ये आपके रेटिना को चेक करता है और ऑप्टिक नर्व को चेक करता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये लगता है कि हम तो डॉक्टर को बेवकूफ़ बना देंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें, बट ऐसा नहीं है। मेडिकल में आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जो एआई बेस्ड हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। आप जैसे ही उस मशीन पे अपनी पलकें झपकाते हैं ना, वो सारी चीज़ें हिस्ट्री बता देता है आपका आई का, कि आपकी सर्जरी हुई है कि नहीं हुई है, रेटिना कैसा है आपका, ऑप्टिक नर्व कैसी है, आपकी विजन कितनी है, सारी चीज़ें बता देता है। तो बहुत सारे लोग ना ऐसे करते हैं कि पावर के केस में भी आप झूठ बोल देंगे, बट ऐसा नहीं होता है। आजकल इतने एडवांस इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं कि आप डॉक्टर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। जैसे ही आप अपनी आई वहाँ पे रखेंगे, पूरी आपकी आई की हिस्ट्री आ जाएगी, इंक्लूडिंग योर विजन। ठीक है। तो बिल्कुल भी डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना है, जितना दिख रहा है उतना ही बताना है। बाइनोकुलर विजन टेस्ट होता है जो आपकी प्रॉपर डेप्थ परसेप्शन को बताता है। फील्ड ऑफ विजन टेस्ट होता है जो ब्लाइंड स्पॉट्स को दिखाता है। कलर परसेप्शन टेस्ट तो होता है जिसे हम इशिहारा चार्ट बोलते हैं, जो चार्ट मैंने आपको दिखाया नंबर वाला, उसे हम इशिहारा चार्ट बोलते हैं। ठीक है। ये ऐसी कुछ मशीन्स होती हैं, पहले भी ऐसी मशीन होती थी, बट आजकल ये जो मशीनें और एडवांस हो गई हैं, इसमें और टेक्नोलॉजीज ऐड हो गई हैं। तो जैसे ही आप इस मशीन पे यहाँ पे चिन्ह रखते हैं, यहाँ पे आपका फोरहेड होता है, जैसे इस मशीन में आप देखते हैं तो डॉक्टर को इस स्क्रीन पे सारी हिस्ट्री पता लग जाती है। अब ये जो मशीन है बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गई है। ठीक है। तो डॉक्टर को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। कॉमन रिजेक्शन क्या होते हैं आई के केस में? कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको है, वो नंबर नहीं दिख रहा है, अगर आपको रात में नहीं दिखता है, जैसे हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, तो वो भी रिजेक्शन का कॉज है। अगर आपको मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, बहुत लोगों को क्या होता है, दूर की चीज़ें सही दिखती हैं, पास की सही नहीं दिखती हैं। ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया होता है जिससे पास की चीज़ें दिखती हैं और दूर की नहीं दिखती हैं अच्छे से, जिनके लिए वो स्पेक्स लगाते हैं। ठीक है। तो ये लिमिट में होनी चाहिए चीज़ें, जैसे 6/9, 6/12 मैंने बताया ना, तो उसके लिए होनी चाहिए। डिपेंड करता है कि आपकी एंट्री कौन सी है, एंट्री टू एंट्री डिपेंड करता है कई बार पावर्स। ठीक है। बट ट्राई कीजिए कि 6/12 के बियॉन्ड तो आपकी लिमिट नहीं हो। ठीक है। लेजी आई नहीं होनी चाहिए, जिनकी आंखें हमेशा लाल रहती हैं। ठीक है। वो सब नहीं होना चाहिए। कॉर्निया आपकी ठीक होनी चाहिए, रेटिनल कोई डिसीज नहीं होनी चाहिए, और लेसिक सर्जरी वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है। बिकॉज अग्निवीर की एज ही बहुत कम है, तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब इसमें जो टिप हो सकती है, प्रिपरेशन टिप, वो ये हो सकती है कि आप एक अपना आई चेकअप करवा सकते हैं बिफोर अटेंडिंग द मेडिकल। अगर आपको लगता है कि आपके आई के केस में थोड़ा रिजेक्शन वाला चांस है, तो एक आप आई चेकअप करवा लीजिए बाहर से अपॉइंटमेंट लेके किसी भी डॉक्टर से।
ज़्यादा स्क्रीन टाइम अवॉइड करना है, ठीक है, बिकॉज ये क्या करती है ना, हमारी आइज़ को ड्राई कर देती है, जिसकी वजह से हमारी विजन जो है इम्पैक्ट हो जाती है। अच्छा, एक न्यूट्रिशन फूड लीजिए जिसमें विटामिन ए हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड हो। अगर आप ग्लास वियर करते हैं तो एक अपना प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल रिकॉर्ड लेके जाइए। अनऑथराइज सर्जरीज वगैरह बिल्कुल भी नहीं करवानी है, क्योंकि इस केस में आपको सीधा टेम्पररी नहीं परमानेंट रिजेक्शन मिलता है। अब मैं बात करूंगी डेंटल टेस्ट की। ठीक है, डेंटल टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल फिटनेस को दिखाता है। आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ होती है ना, वो तो डेंटल टेस्ट के थ्रू बिल्कुल पता लग जाती है, ठीक है। डेंटल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेंटल हाइजीन मेंटेन करना है। पुअर डेंटल हाइजीन नहीं होनी चाहिए, दांत वात बिल्कुल अच्छे से साफ करके जाना है। कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ट्रेनिंग में आपको फिर खाने वाने में दिक्कत होगी। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, ऐसी कोई डिसीज नहीं होनी चाहिए कि जिसका लॉन्ग टर्म कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, ठीक है, क्योंकि आर्म फोर्स में आपको मेडिकली फिट, फिजिकली फिट एंड ओरली भी फिट होना है, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, सबसे पहली चीज़ तो होती है कि मिनिमम जो पॉइंट होते हैं डेंटल, वो आपको 14 पॉइंट्स चाहिए होते हैं डेंटल में। तो आपके दांत बिल्कुल अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। ज़्यादा दांत जो होते हैं वो भी अनफिट हो जाते हैं, ठीक है, तो जितने चाहिए उतने ही होने चाहिए। पैरिया वगैरह का केस नहीं होना चाहिए, साफ होने चाहिए दांत आपके, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा टीआर वीआर मिलने वाला है, तो जाके आप एक क्लीनिंग करवा सकते हैं एक डेंटल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके, ठीक है। अलाइनमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत सारे लोगों के दांत ना, मतलब ऊपर से भी निकल रहे होते हैं, नीचे से भी निकल रहे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। माइनर इरेगुलरिटीज है, मतलब अगर माइनर, अगर आपका रूट कैनाल फिलिंग मिलिंग हुई है तो वो चल जाएगा, ठीक है, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो जिसका इम्पैक्ट फ्यूचर में हो। कैविटीज वगैरह हैं तो ये भी एक एक टेम्पररी रिजेक्शन आपको दे सकती है, तो कैविटी वगैरह नहीं होनी चाहिए, उसका ट्रीटमेंट आप पहले ही करवा लीजिए, फिलिंग विलिंग। गम जो है आपकी बिल्कुल हेल्थी हेल्दी होनी चाहिए, गम डिसीजेस नहीं होने चाहिए जिन्हें हम पेरिया वेरिया बोलते हैं, ठीक है। ओरल हाइजीन में आपके स्टेन्स नहीं होने चाहिए, पुअर गम हेल्थ या टार जो होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको रिजेक्शन में की तरफ लेके जा सकती हैं। जॉ एंड बाइट की अगर मैं बात करूँ, तो आपके जो जो दोनों जॉ हैं वो अच्छे से मतलब नीचे आने चाहिए आपको, मतलब फूड को बाइट करने में, मतलब चबाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत लोगों के जॉ जो होते हैं वो इधर उधर टेढ़े होते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं चलेंगी, बिकॉज आप इंडियन आर्मी में जा रहे हैं, एयरफोर्स में जा रहे हैं, नेवी में जा रहे हैं, जो वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस सर्विस है। एक्सेप्टेड कंडीशन होती है जो माइनर फिलिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि माइनर फिलिंग अगर आपने कुछ कैप वैप लगा रखी है तो वो भी चल जाएगा। स्लाइट इरेगुलरिटी है टीथ अलाइनमेंट में, तो वो चल जाएगा। विजडम टीथ नहीं होना चाहिए, जिनका एक एक्स्ट्रा टीथ आता है। दांतों की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। अब रिजेक्शन के कॉज क्या हो सकते हैं कि आपको 14 पॉइंट से कम मिला है, आपको कोई गम डिसीज है या पायरिया है, आपके जो दांत है उसमें डीके है, कैविटी वैविटी लग रखी है, तो वो चीज़। मोलोक्यूशन अफेक्टिंग चूइंग, जॉ जो है आपकी अच्छे से बंद नहीं हो रही है, कोई डेंटल इन्फेक्शन है जो अनट्रीटेड है, जिसे आपने बहुत टाइम से दिखाया नहीं है, तो वो चीज़ें भी रिजेक्शन की तरफ आपको लेके जा सकती हैं, ठीक है। अब हाउ टू प्रिपेयर बिफोर मेडिकल, इसमें जो टिप होगी वो ये होगा कि विजिट अ डेंटिस्ट एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर योर मेडिकल, बिकॉज डेंटल में क्या होता है ना कि ट्रीटमेंट टेक टाइम, ठीक है, जो फिलिंग विलिंग होती है उसमें आपको बहुत टाइम लग सकता है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है, तो आप 1 महीने पहले डेंटिस्ट के पास जाके अपने डेंटल चेकअप करवा सकते हैं। कैविटीज़ वगैरह हैं तो फिलिंग करवा लीजिए, स्केलिंग करवा लीजिए अगर आपके दांत स्केल्ड नहीं है, अच्छे से अलाइंड नहीं है। ओरल हेल्थ को मेंटेन कीजिए, 2 बार ब्रश कीजिए, ठीक है, माउथ वॉश वगैरह यूज़ कीजिए। टोबैको और पान मसाला नहीं खाना है बिल्कुल भी, बिकॉज उनसे क्या होता है, स्टेन हो जाते हैं आपके दांतों में, पीलापन आ जाता है, गम डैमेज हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इसमें, ठीक है। मिसिंग टीथ है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि इम्प्लांटेशन होगा कि नहीं होगा। तो डेंटल टेस्ट जो होता है ना सिंपल होता है, बट ये बहुत सारे डिसीजंस ना इस पर डिपेंड करते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर छोटी सी भी स्मॉल कैविटी है तो ये आपके मेडिकल को अफेक्ट कर सकती है, तो अगर आप प्रॉपर केयर कर रहे हैं तो डेंटल टेस्ट आप क्लियर कर जाएंगे। नेक्स्ट होता है आपका ईसीजी, जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्ट भी बोलते हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है। 10 पिंस होती हैं, जो पिंस आपकी हर जगह लगाई लगाई जाती हैं, आपके हाथ में, पैर में, चेस्ट में, पेट में, हार्ट में, हर जगह लगाई जाती हैं ये पिंस, ठीक है। अब ईसीजी होता क्या है, ये रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, कि आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, ये उसकी एक्टिविटी को रिपोर्ट करता है और ऐसे कुछ ग्राफ बना देता है, ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ बन जाते हैं, और ये ग्राफ सिर्फ डॉक्टर ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हार्ट की रिदम को डिटेक्ट करता है, कंडक्शन इशूज को डिटेक्ट करता है, और हिडन कार्डियक डिसीजेस को डिटेक्ट करता है। आर्म फोर्सेस में कैंडिडेट को हर तरीके से फिट होना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं उन पिन को, वो आपके चेस्ट, आर्म, लेग्स हर जगह लगाए जाते हैं और वो रिकॉर्ड करता है आपका हार्ट का रिदम, ठीक है। कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है आपके हार्ट में, तो उससे पता लग जाता है, ठीक है। जो कॉमन फाइंडिंग्स होती हैं जो रिजेक्शन की तरफ लेके जाती हैं, उन्हें बोलते हैं इरेगुलर हार्ट बीट, ये उसका नाम है कि आपकी हार्ट बीट इरेगुलर है।
कंडक्शन डिफेक्ट है, कोई ब्लॉकेज है आपके हार्ट में, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है हार्ट को, तो वो भी एक रिजेक्शन का साइन है। हार्ट में कोई डिसीजेस नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों के हार्ट में होल होता है तो वो नहीं होना चाहिए। एब नॉर्मल हार्ट रेट होनी चाहिए, ठीक है, अगर है नहीं होनी चाहिए। एब नॉर्मल अगर हार्ट रेट है तो वो भी रिजेक्शन का कॉज है। ऐसा कुछ ग्राफ बन जाता है जैसे डॉक्टर को पढ़ के बता देते हैं, ठीक है। अब कैसे ईसीजी के लिए प्रिपेयर करना है, सेम वही चीज़ है, मोस्टली कॉमन यही चीज़ है कि आपको अल्कोहल, स्मोकिंग, कैफीन वगैरह अवॉइड करना है, ब्लैक कॉफ़ी वगैरह, ठीक है। एनजाइटी नहीं करनी है, कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस से आपकी जो हार्ट रेट के जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे बन सकते हैं, ठीक है। मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, बट इतनी भी नहीं कीजिए कि आपकी जो बोन्स हैं और जो मसल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएं, ठीक है। बैलेंस डाइट लीजिए, प्रोटीन पे डिपेंड मत रहिए, वह हो सकता है देसी खाने पे डिपेंड रहिए, ठीक है, दूध दही छाछ हो गया, काजू बादाम ये सब। मेडिकल चेकअप करवा लीजिए एक ईसीजी का, अगर आपको लगता है कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या एनजाइटी वगैरह हो रही है, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है, तो आप एक करवा सकते हैं। करती हूँ अल्ट्रासाउंड टेस्ट की, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बिकॉज ये आपके फैटी लिवर वगैरह को बता देता है। लिवर, किडनीज, गॉल ब्लैडर, जो भी आपके टेस्ट होते हैं इनमें स्टोन्स वगैरह होते हैं तो ये अल्ट्रासाउंड से ही पता लगता है, ठीक है। ये आपके हिडन मेडिकल इश्यूज को बता देता है। ये आपके लिवर चेक करता है, स्प्लीन चेक करता है, पैनक्रिया, किडनी, गॉल ब्लैडर, ये सारी चीज़ें चेक करता है। पेल्विक स्कैन, ठीक है, बॉयज़ के केस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और गर्ल्स के केस में ब्लैडर वगैरह चेक हो जाता है, यूट्रस वगैरह अल्ट्रासाउंड से ही। वुमेन कैंडिडेट्स में पीसीओडी है, पीसीओएस है, सिस्ट है, ये सारी चीज़ें भी अल्ट्रासाउंड से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डाउट है तो जाके आप बाहर से एक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। प्रोसीजर क्या होता है कि ये डे वन में होता है, बिकॉज अल्ट्रासाउंड में भी आपको खाली पेट रहना होता है और आपको पानी खूब पीना होता है, ठीक है। जितना पानी पियेंगे उतनी जो आपकी इमेज बनेगी कंप्यूटर पे वो क्लियर बनेगी, तो ट्राई कीजिए कि 2 लीटर बॉटल की आप पानी की तो ख़त्म कर दें, ठीक है। फिर रेडियोलॉजिस्ट चेक करेंगे, आपको लेटा देंगे, फिर आपके एब्डोमेन पे जेल लगाएंगे और मशीन से फिर वो चेक करेंगे आपका स्टमक, यूट्रस वगैरह सारी चीज़ें, जहाँ वहाँ पे गॉल ब्लैडर, किडनी, जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ वहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट घुमाएंगे और वो इमेज आ जाएगी, ठीक है। इसमें रिजेक्शन का क्या कॉज हो सकता है कि स्टोन्स होते हैं बहुत लोगों को किडनी में, रीनल में, फैटी लिवर वगैरह होता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका लिवर नॉर्मल होना चाहिए, आपकी किडनी नॉर्मल होनी चाहिए, गॉल ब्लैडर का स्टोन नहीं होना चाहिए। लिवर का मतलब ये होता है कि फैटी लिवर ग्रेड 1 में है तो ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह से आप ठीक कर लेते हैं, बट ग्रेड 2 होता है बहुत लोगों को, लिवर का साइज फूला हुआ होता है, सिकुड़ा हुआ होता है, वो सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं होना चाहिए, पैनक्रिया की कोई इशू नहीं होनी चाहिए, वुमेन के केस में पीसीओडी, पीसीओएस नहीं होना चाहिए, जो बहुत कॉमन है आजकल, ठीक है। कोई भी ऐसी कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए एब्डोमिनल ऑर्गन में। एब्डोमिनल ऑर्गन का मतलब होता है आपके कमर से नीचे वाले ऑर्गन्स। प्रिपरेशन टिप की अगर मैं बात करूँ तो अल्कोहल, स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है। आप देख रहे होंगे कि हर टेस्ट में लिखा हुआ है कि अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करनी है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। हैवी ऑयली फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, बिकॉज ऑयली फूड भी डाइजेस्ट होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं। एक यूएसजी आप करवा सकते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अगर आपको डाउट है तो। किडनी स्टोन्स वगैरह को आप पहले ही रिमूव कर लीजिए, बहुत सारे केसेस में मेडिकल मेडिसिन से भी ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे केसेस में सर्जरी भी होती है, ठीक है, तो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग है। हाइड्रेटेड रहिए, एक हेल्दी डाइट लीजिए। नेक्स्ट होता है सर्जिकल और ऑर्थो टेस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ होती है नॉकनी। नॉकनी का मतलब होता है कि अगर आपकी नीज कुछ ऐसे हैं, अगर आपके पैर पैर कुछ ऐसे हैं जिसमें आपकी नीज टच होती है, जिसे हम बोलते हैं नॉकनी, अगर आपको ये है तो ये रिजेक्शन का साइन है, ये नहीं होना चाहिए। ये एक नॉर्मल लेग है, ठीक है, बिल्कुल गैप होना चाहिए, वो स्केल से चेक करेंगे आर पार जा रहा है कि नहीं, अगर ऐसा कुछ है, टच हो रहा है कहीं पे, तो रिजेक्शन का साइन है, ठीक है। आपको अच्छे से स्टैंड स्ट्रेट खड़ा होना है, स्ट्रेट खड़ा होना है। ये मोबिलिटी, मार्चिंग, रनिंग में अफेक्ट कर सकते हैं आपके ट्रेनिंग ट्रेनिंग में, ठीक है, तो ये रिजेक्शन का कॉज है एक। फ्लैट फूड नहीं होना चाहिए आपको, ये होता है फ्लैट फूड जिसमें आपकी आर्च नहीं बनती है, ये होता है एक हेल्दी फूड जिसमें आपकी आर्च बन रही होती है, ठीक है। तो वो बहुत बार कलर से बोलते हैं छापो, वो मतलब होता है ना कि आपके पैर के निशान लेते हैं, तो वो चीज़ होती है, उससे भी चला पता चल जाता है, अगर आपको उनको डाउट रहता है, तो अगर उनको आर्क क्लियर नहीं दिख रही होती है तो फ्लैट फूड नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसमें आपके बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, स्टेमिना बहुत लगता है, तो ये सारी चीज़ें रिजेक्शन का कॉज है। कैरिंग एंगल की अगर मैं बात करूँ एल्बो में, तो ये इसमें बहुत सारे लोग रिजेक्ट होते हैं, जैसे हम क्यूबिटस वैल्गस भी बोलते हैं। जो नॉर्मल एंगल है वो 5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक होना चाहिए, आपका हाथ इससे ज़्यादा बेंड नहीं होना चाहिए। ये एक नॉर्मल हाथ है, ठीक है, और ये एक एब नॉर्मल है, जिसे हम क्यूबिटस वैल्गस बोलते हैं। यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है, ये 5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक अलाउड है, इससे ज़्यादा, इससे कम है तो फिर वो रिजेक्शन का कॉज है। तो इसकी आप एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, फिजियोथेरेपी से कंसल्टेशन कीजिए।
फिर आता है स्पाइनल डिफॉर्मिटीज, जिसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बाघा जो होता है ना, उसको ये डिसीज होती है, लॉर्डोसिस। ठीक है, तो ये स्पाइन की डिसीज होती है बेसिकली। आपको ज़्यादा झुका हुआ नहीं होना है। जिनकी हम्प निकली हुई होती है, जिन्हें हम कूबड़ बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, और ना ही आपका ऐसा पीछे की तरफ ज़्यादा बेंड होना चाहिए। ठीक है, तो आपका एक्सरे टेस्ट जब होगा तो ये सारी चीज़ें आपकी डिटेक्ट हो जाएंगी इसमें। ठीक है, तो ऑर्थो का जो रिजेक्शन होता है वो कॉमन यही होता है, नौकनी होती है बहुत लोगों को, फ्लैट फुट होता है, स्पाइन की जो डिफॉर्मिटी होती है वो एक्सरे से पता लग जाती है। फ्रैक्चर वगैरह होते हैं तो वो भी सर्जिकल में पता लग जाता है एक्सरे में। ठीक है, अगर आपका पहले फ्रैक्चर वगैरह कहीं हुआ है तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए, जॉइंट्स आपके पता लग जाते हैं। ठीक है, चेस्ट एक्सपेंशन नॉर्मल होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर मिनिमम। प्रिपरेशन टिप्स जो हैं वो ये हैं कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप एक एक्सरे करवा लीजिए, स्पाइन का टेस्ट करवा लीजिए, फुट आर्च टेस्ट करवा लीजिए बाहर से। करेक्ट पोस्चर की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से झुक के ज़्यादा चलना नहीं है, वॉकिंग रनिंग वगैरह प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ करना है। बिकॉज आप जैसे ही झुक के या ज़्यादा ऐसे करके पीछे होके आप वॉकिंग वगैरह करेंगे तो आपका पोस्चर भी वैसे ही बन जाएगा। चेस्ट एक्सपेंशन कीजिए, रेगुलर ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, स्विमिंग कीजिए, योगा कीजिए, सो दैट आप मिनिमम 5 सेंटीमीटर अपना चेस्ट जो है वो एक्सपैंड कर लें। इंजरीज वगैरह बिल्कुल अवॉइड कीजिए, फ्रैक्चर वगैरह नहीं होना चाहिए। अब गायनी टेस्ट की मैं बात करूँ, ये बेसिकली फीमेल के टेस्ट में फीमेल के केस में होता है। तो आपको एक डॉक्यूमेंटेशन दिया जाएगा, एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे आपका लास्ट पीरियड कब हुआ, इरेगुलरिटी है या नहीं है, रेगुलरिटी है या नहीं है, कोई ऐसा मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर रहा है कि नहीं रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन डॉक्टर क्या करते हैं, जो जिन्हें हम गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो असेस करती हैं कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है। ठीक है, सेम ऐसा ही चेक होता है बॉयज़ के केस में। जो प्राइवेट पार्ट चेक होता है वो सर्जिकल ओपीडी में ही चेक हो जाता है, सर्जरी वाले जो डॉक्टर हैं वही चेक करते हैं। ठीक है, और गर्ल्स के केस में बात करूँ तो गायनोकोलॉजिस्ट चेक करती हैं, एक फीमेल डॉक्टर चेक करती हैं। वो चेक करती हैं कि कोई एबनॉर्मल पेन तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है आपके प्राइवेट पार्ट्स में, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपकी ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो हेल्दी होनी चाहिए। अब जो स्टैंडर्ड्स एंड रिस्ट्रिक्शन की बात करूँ तो कैंडिडेट को कोई भी ऐसी गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होनी चाहिए जिसे हम पीसीओडी पीसीओएस बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। प्रेगनेंसी वगैरह की तो हम बात ही नहीं कर सकते, बिकॉज ये तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, रिजेक्शन है, परमानेंटली रिजेक्टेड है ये तो। ठीक है, कोई भी ऐसी कंडीशन जो आपकी लॉन्ग टर्म फिटनेस को अफेक्ट कर सकती है तो फिर आपको रिजेक्शन का पूरा पूरा चांस है, इसमें रिजेक्शन ही मिलेगा। प्राइवेट पार्ट का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें क्या चेक होता है, एक्सटर्नल जेनिटल आपके चेक होते हैं, वो फीमेल डॉक्टर ही करती हैं। ठीक है, ये प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है और प्रिवेसी को मेंटेन करके किया जाता है, तो ज़्यादा नर्वस वगैरह होने की ज़रूरत नहीं है। सारी फीमेल्स का होता है। ठीक है, इनफैक्ट ऑफिसर्स का भी होता है, मेरा भी हुआ था। ठीक है, तो ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है, और जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसी डरने की बात नहीं है, इसमें सबका होता है। पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फॉर फीमेल एंड मेल बोथ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो फिर ये एक रिजेक्शन का कॉज है, बिकॉज आपकी जब फिजिकल ट्रेनिंग होगी जिसमें आप पूरे टाइम ही बिल्कुल पसीने में रहते हैं, रनिंग करते रहते हैं अकेडमी में, तो फिर वो और वर्स कर सकता है सिचुएशन को। ठीक है, प्रिपरेशन टिप की अगर मैं बात करूँ तो आप एक गायनेकोलॉजी टेस्ट करवा सकते हैं पहले, अगर आपको नहीं पता है कि आपको पीसीओडी पीसीओएस है या नहीं। एक हेल्दी बॉडी मास इंडेक्स को मेंटेन कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, अपनी साइकिल को अच्छे से ट्रैक कीजिए ताकि वो एक्यूरेट रहे, और फॉर्म को अच्छे से फिल करना है, बिकॉज फॉर्म में आप जो डिटेल फिल करेंगे फिर उसी बेसिस पे जो है वो गायनोकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होंगे वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मेडिकल कंसल्टेशन ले लीजिए, जैसे मैंने पहले ही बताया गायनोकोलॉजिस्ट को, अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं, पेल्विक पेन है, पीसीओडी या पीसीओएस के चांसेस लग रहे हैं। लाइफस्टाइल को मैनेज कीजिए, जैसे बैलेंस डाइट हो गई, रेगुलर एक्सरसाइजेस हो गई, स्ट्रेस कंट्रोल हो गया। ठीक है, और फाइनल टिप जो एस्पिरेंट्स के लिए वो यही रहेगी कि आप अपने सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को कैरी कीजिए। अगर आपने पहले कोई ऐसा ट्रीटमेंट करवा रखा है, या कोई सर्जरी वर्जरी हुई है, या कोई फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, अच्छे से हाइड्रेटेड रहिए, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड या जिस भी डिपार्टमेंट का आपका मेडिकल होता है। जो भी इंस्ट्रक्शन डॉक्टर देते हैं उन्हें अच्छे से सुनिए। मेडिकल हिस्ट्री को हाइड मत कीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मेडिकल फील्ड में आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, तो छुपा के कोई फायदा नहीं है, उन्हें सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। ठीक है, ओवरऑल फिटनेस पे ध्यान दीजिए, सिर्फ गायने और एक एक ही चीज़ पे फोकस मत कीजिए, सर से लेके पैर तक सारी चीज़ें फिट होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगी आर्मी एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड, जहाँ पे भी रैली होगी, और इंटर्नशिप वगैरह की भी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, तो वो भी टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट होती रहती हैं। अगर आप एसएसबी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डेली 9 PM पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट होते हैं, और फीडबैक भी मिलता है आपका, गूगल मीट पे होता है ऑनलाइन।
और अगर आपको एसएसबी का मॉक इंटरव्यू देना है तो नीचे मेल आईडी मेंशन्ड है, आपको अपना पीआईक्यू फील्ड मेल करना है और आपके पास रिप्लाई आ जाएगा कि किस डेट और किस टाइम पे आपका मॉक इंटरव्यू होगा। ठीक है, वो भी बिल्कुल रियल सिनारियो पे बेस्ड होगा, जैसे आपका एसएसबी में होता है वैसे ही होगा। डिटेल फीडबैक भी मिलेगा और आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।